नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम जो हिंदी व्याकरण की क्लासें पढ़ रहे थे उसमें मैं व्यंजन पे एक थोड़ा-सा और रह गया, कुछ 2-4 चीज़ें रह गई है, वो आज मैं इस वीडियो में समझा दूँगी आपको। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन को जो है प्राणत्व के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत कर रखा, प्राण के आधार पर। प्राण क्या होता है? प्राण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। प्राण क्या होती है? वायु, प्राण वायु। देखिए, व्यंजनों का उच्चारण करते समय किसी व्यंजन में कम वायु निकलती है, किसी में ज्यादा वायु निकलती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्राण वायु, यानी प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण यानी क्या होता है? वायु, उच्चारण में निकलने वाली वायु। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, जो वायु निकलती है, कम या ज्यादा निकलती है, उसके आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। दो आधार पर दो तरह से किया गया है। एक हो गया महाप्राण। महा का मतलब समझ गए होंगे आप, ज्यादा, महाप्राण। और अल्प प्राण। अल्प यानी क्या होता है? अल्प माने कम, महा माने ज्यादा। तो महाप्राण में क्या होगी? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो होती है अधिक मात्रा में निकलती है, तो उसको हम बोलेंगे महाप्राण। जिनके उच्चारण में वायु जो होती है, मुख से जो वायु निकलती है वो कम निकलती है, तो उसको बोलेंगे अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। दो तरह से वर्गीकृत कर रखा है। महाप्राण में कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, वर्ग के, ये आप वर्ग आप समझ गए होंगे, मैंने काफी बार वर्ग के बारे में बता दिया है। वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। चौथा वर्ण प्लस वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, सॉरी इसमें कर देती हूँ, प्रत्येक वर्ग का, ये समझ में नहीं आएगा। प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण यानी ये होता है कि इनके उच्चारण में प्राण वायु जो होती है अधिक मात्रा में निकलती है। आप उच्चारण करके देख लीजिए, ख, क, ख, ग, ख, ठीक है। तो ज्यादा वायु निकल रही है, उच्चारण करके देखिए, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, 4 के 4, ये क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण में क्या हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ और स्वर किसमें आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में प्राण वायु क्या निकलती? कम निकलती है। ये हो गया हमारा प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इस तरह से हमारे व्यंजनों के वर्गीकरण जो होते हैं कंप्लीट हुए। व्यंजनों के वर्गीकरण में मैंने उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर, परंपरागत रूप से तथा घोषित्व के आधार पर और प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर दिया है। आज क्या है? महाप्राण। महाप्राण में क्या था कि प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या क्या है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण में क्या हो गए? प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। और हमारे स्वर किसमें आते थे? अल्प प्राण में आ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपको आ गई होंगी। अब इसमें एक चीज और है, ये तो हमारे व्यंजन आज कंप्लीट हो गए। एक चीज समझने की और है, हम सिरोरेखा पढ़ते हैं। सिरोरेखा, देखिए दोस्तों, सिरोरेखा होती क्या है? सिरोरेखा क्या होती है? किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाली जो रेखा होती है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाली या शीर्ष में लगने वाली रेखा, सीधी रेखा, ठीक है। सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी रेखा। सीधी रेखा क्या कहलाती है? सिरोरेखा होती है, ठीक है। सीधी रेखा क्या कहलाती है? सिरोरेखा। अब हिंदी में आपने देखा होगा सब में कैसे लगती है? क, ख, ग, घ, ङ, ये क्या लगे? ये इनमें सब में क्या लग रही है? सीधी रेखाएं लग रही है। कुछ रेखाएं ऐसी होती है आधे लगती है, जैसे
ये है ध है। ध में ये ऊपर से आगे वाला भाग इसका क्या है, मुड़ा वाला है फर्स्ट वाला, तो यहाँ से ये घुमा है और फिर यहाँ से इसमें एक लाइन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सिरोरेखा यहाँ पर आधी आएगी। ठीक है, आधे वर्ण पे सिरोरेखा आती है। तो कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिन पे सिरोरेखा पूरी नहीं आती है। ठीक है, अब आधी सिरोरेखा वाले वर्ण कौन कौन से हैं ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लेखन कार्य करते हैं तो उसमें हम सिरोरेखा सब पे लगा देते हैं। मैंने भी यहाँ पे लगा दी है सिरोरेखा। ठीक है, आधी सिरोरेखा वाले वर्ण, जितने भी वर्ण इस तरह से घूमे होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमे होंगे या ऐसे घूमे होंगे, ऐसे घूमे रहते हैं, इनके ऊपर क्या होती है, सिरोरेखा नहीं आती है। अब इसमें देखते हैं हम कि सिरोरेखा किस किस के ऊपर नहीं आती है। देखिए, ध वर्ण लिखते हैं हम, ध में सिरोरेखा नहीं आती है, इसमें आधी सिरोरेखा आती है, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, ये मुड़ गया है। और थ के ऊपर भी सिरोरेखा नहीं आएगी। तालव्य स, आधी सिरो, थ के ऊपर यानी आधी सिरोरेखा आएगी इनके ऊपर। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आधी सिरोरेखा वाले वर्ण। बाकी वर्ण क्या है, सब सिरोरेखा जिनमें पूर्ण होती है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें सिरोरेखा नहीं होती है, उसमें क्या क्या है, ध, थ, स, फिर उसके बाद श। ठीक है, श करते हैं हम, यहाँ से ये चीज मुड़ जाती है। फिर श्र करते हैं, संयुक्त व्यंजन में हमने पढ़ा था श्र, ये पढ़ा था श्र, पढ़ा था श्र में भी क्या होता है, ये नहीं आता है। एक और है भ, प, फ, ब, भ। देखिए, हिंदी में जो ये 6 वर्ण है इनके ऊपर सिरोरेखा नहीं आती है। कौन कौन से, भ हो गया, ध हो गया, थ, तालव्य श, क्ष और श्र। ये 6 वर्ण क्या है, ये 6 वर्णों के ऊपर सिरोरेखा पूर्ण नहीं आती है, आधी सिरोरेखा आती है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि सिरोरेखा होती क्या है। हम जब सुलेख करते हैं तो उस समय हमको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि किसके ऊपर सिरोरेखा आती है, किस वर्ण के ऊपर सिरोरेखा नहीं आती है। सिरोरेखा मतलब ये नहीं है कि सिरोरेखा ऐसी, सिरोरेखा किसी वर्ण के ऊपर ऐसे सीधी आती है। ये क लिखा, क के ऊपर ये सीधी, क लिखा, ये सिरोरेखा नहीं है, ये गलत है, ये सही है। सिरोरेखा कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है। और ये क्या होती है, आधी सिरोरेखा का मतलब ये है कि आगे मुड़ गया है, ये मुड़े वाले भाग पे कभी भी सिरोरेखा नहीं आती है। ठीक है, सिरोरेखा ऐसे आती है। ठीक है, ये सिरोरेखा वाला चैप्टर हो गया हमारा। एक चीज और पढ़ा था हमने, आगत स्वर पढ़े थे। आगत स्वर में बताया था मैंने कि आगत में कौन कौन से पढ़े थे हमने। ठीक है, अब हमने आगत में क्या था, आ स्वर था। और व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन कौन से हैं ये देखिए आप, क, ख, ग, ज, फ। ये तो हो गए हिंदी के, ये हिंदी के हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें यहाँ आगत कैसे होते हैं, कहीं पर आपको क के आगे ऐसे नुक्ता चिन्ह मिलता है, ये क्या होते हैं, आगत है। ये अरबी फारसी के हैं, अरबी फारसी, अरबी फारसी भाषा के हैं जो हिंदी में लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए इनको आगत स्वर कहते हैं। दूसरी भाषा से आए हुए जो वर्ण हैं उनको आगत वर्ण बोलते हैं। ये व्यंजन की बात कर रहे हैं क्योंकि स्वर मैंने पढ़ा दिया था। तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में कितने हैं, कितने आगत वर्ण हैं, 5 आगत वर्ण है, क, ख, ग, ज, फ। आप देखिए ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये नुक्ता चिन्ह बोलते हैं इसको, नुक्ता चिन्ह। नुक्ता क्या होता है, नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह क्या होता है, किसी भी वर्ण के नीचे आने वाली बिंदी, आने वाली बिंदी नुक्ता चिन्ह होती है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए कि नुक्ता चिन्ह क्या होता है। कभी भी हम देखते हैं जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे क अगर वर्ण आ रहा है, ख आ रहा है, तो इनके आगे नुक्ता चिन्ह आता है। नुक्ता चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि ये अरबी फारसी के हैं, ये आगत व्यंजन है जो लिए बाहर अन्य भाषा से लिए गए हैं हिंदी में हमारे, और इनको क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन बोलते हैं। साथ में इनके जो चिन्ह लगे हैं इनको क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। नुक्ता चिन्ह किसी भी वर्ण के नीचे आने वाली बिंदी को कहते हैं। जैसे आपने हिंदी में देखा होगा अढ़,
अढ़, अढ़, ठीक है। फिर अंग, इस तरह से लगते हैं। ये अंग में कहाँ लगा? पीछे लगा, ठीक है। और क में कहाँ पे लगा? आगत में आगे लगा। फिर उसके बाद अढ़ में कहाँ पे लगाए? अढ़, अढ़ में कहाँ पे लगा? नीचे लगा, ठीक है। इसमें पीछे लगा है, अंगों में पीछे लगता है, क में आगे लग जाता है आगत में, और फिर अढ़ में कहाँ लगता है? अढ़ में कहाँ से लगता है? नीचे से लगता है, ठीक है। ये क्या है? नुक्ता चिन्ह है। इसके बारे में भी हमको पता होनी चाहिए कि आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, और आगत व्यंजनों में जो ये नीचे से एक डॉट बिंदी सी आती है, ये है क्या? तो इसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। ये किसी भी वर्ण के नीचे जो है आने वाली बिंदी है, ठीक है। किसी भी वर्ण के नीचे आने वाली बिंदी को हम क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश वर्णों के ऊपर, जो मुझे लगता है कि मैंने इसमें बहुत कुछ पढ़ा दिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।